हेलो बच्चों, आप सभी का लॉकजानी पाठशाला रामगढ़ में स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था कि परमाणु विभाज्य है या नहीं, और अगर परमाणु विभाज्य है तो उसमें कौन कौन से कण मिलते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि जॉर्ज जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने परमाणु के अंदर दो कणों की खोज की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिससे ये पता चल गया कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण है, परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। अब हम उसके आगे की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल गया तो अब प्रश्न आता है कि परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे सजे हुए हैं, यानी परमाणु की संरचना क्या है। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना को बताने का जो श्रेय है वो जाता है हमारे जे थॉमसन को, और उन्हीं जे थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल बताया। वो परमाणु मॉडल क्या था कि जिसे हम परमाणु का पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, केक मॉडल भी कहते हैं। वे बताए थे कि परमाणु एक केक का गोला जैसा या एक हलवा जैसा होता है, और वो पूरे हलवे या पूरा केक में जो है हमारा धन आयन यानी प्रोटॉन रहता है। और जिस प्रकार किसी हलवे में बीच बीच में किशमिश होते हैं, ठीक उसी तरह से पूरे परमाणु में भी बीच बीच में यहाँ कहीं पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनका परमाणु की संरचना का मॉडल यही है। इसी को अगर हम तरबूज के रूप में देखते हैं उन्हीं के मॉडल को, तो जैसे तरबूज का गोला होता है, परमाणु ठीक उसी प्रकार के होते हैं। और परमाणु में जो तरबूज के जितने लाल भाग हैं वो सभी धनात्मक कण यानी प्रोटॉन हैं, और जिस तरह से परमाणु में तरबूज के बीज, जैसे तरबूज के बीज इधर उधर बिखरे रहते हैं, परमाणु में भी इधर उधर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। तो ये हुआ थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने पूरे अपने मॉडल को 2 पॉइंट में समझाया। पहला, परमाणु धन आवेशित गोला होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। दूसरा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होते हैं, इसीलिए परमाणु क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं। तो ये है हमारा पहला जे थॉमसन का मॉडल। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां देखी गई, और फिर रदरफोर्ड ने अपना एक प्रयोग किया, और प्रयोग करके वह दिखाते हैं कि उनके अनुसार परमाणु क्या है। तो देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग जो किया, यह जानने के लिए कि वे जे थॉमसन के मॉडल से संतुष्ट नहीं हुए, और वे अपना प्रयोग किए और यह जानने की कोशिश की कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। उनका जो प्रयोग था वो क्या किए कि सोने की एक पतली पत्थर लिए, तर मतलब इतनी पतली कि ऐसा माना जाए कि वो पन्नी जो है वो एक ही परमाणु के लेयर से बनी हुई है। और उसने सोने की पत्थर इसलिए ली क्योंकि उतना पतला सोने का ही पतला परत निकाला जा सकता है, क्योंकि सोना सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। तो इसलिए उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, और फिर उस पतली पन्नी पर अल्फा कण का प्रहार करवाया। इसका मतलब अल्फा कण इसके ऊपर इस पन्नी पर डाल के देखा क्या होता है। तो अल्फा कण जो कि एक धनात्मक कणों से बना है, जिसका द्रव्यमान 4 म्यू है, मतलब 4 इकाई है, और उससे वो प्रहार करवा कर देखिए। उनका अनुमान था कि टकराएगा, थोड़ा बहुत हिलेगा और जस का तस रह जाएगा। लेकिन जब वो
अल्फा किरण का प्रहार करवाया तो जो रिजल्ट है वो बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने 3 बातें देखी। पहली बात कि अधिकांश किरणें उस पन्नी से होकर गुजर गई। जितना भी वो अल्फा किरणों का प्रहार कराया सब उसमें से गुजर गई, पास होके निकल गई। दूसरा क्या देखा, उनमें से बहुत कम किरणें जो हैं वो कुछ कोण बनाकर मुड़ी, जैसा कि देख रहे हैं, कुछ कोण बनाकर मुड़ी। और जो तीसरा है कि करीब 12,000 किरण में एक किरण वो क्या हुआ कि जिस रास्ते से गई उसी रास्ते वापस मुड़ गई। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के 3 परिणाम देखे। अब इन 3 परिणाम से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला वो देखिए। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जो 3 बातें देखी और उस पर क्या क्या निष्कर्ष निकाला वो देखिए कि अधिकांश कण जो हैं वो सोने के पन्नी से सीधे निकल गए। रदरफोर्ड का ये अनुमान था कि जो है जो अल्फा कण वो भारी होते हैं, इसीलिए वो उतना विक्षेपित नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने देखा कि अधिकांश कण वो उस पन्नी से सीधे निकल गए। इस पर उन्होंने जो अपना निष्कर्ष निकाला वो यही कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा जो उन्होंने देखा, निरीक्षण किया, कुछ कण कोई कोण बनाते हुए मुड़ गए। जब उस पर डाले तो कुछ कण कोण बनाते मुड़ गए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धन आवेशित कण कम होते हैं। तो जहां पे धन आवेशित कण था वहां पे जब ये कण गए हमारा अल्फा कण, चूंकि अल्फा कण भी धनावेशित था, वो भी धनावेशित, तो उसमें विक्षेपण हुआ और विक्षेपण के कारण ये मुड़ गए। तीसरा, 12,000 में एक कण जिस रास्ते से गए 180 डिग्री बनाकर उसी रास्ते मुड़ गए। इसका मतलब परमाणु के पूरे आयतन में बहुत थोड़ा सा भाग पूर्ण रूप से धनावेशित भाग है, जहां पर अगर अल्फा कण टकराया तो वो तुरंत वो धनात्मक में विक्षेपण हुआ और वो उसी रास्ते से मुड़ गए। तो ये रदरफोर्ड का जो प्रयोग का निष्कर्ष था। अब देखते हैं इन पूरे प्रयोग से रदरफोर्ड ने अपना एक नाभिकीय मॉडल बनाया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से पहले नाभिक की खोज की और अपना नाभिकीय मॉडल बनाया। तो देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु जो नाभिकीय मॉडल जो उन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला और अपना मॉडल प्रस्तुत किया, उसके अनुसार पहला पॉइंट कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। अर्थात नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और वो बताए कि उसी नाभिक में परमाणु का पूरा द्रव्यमान उपस्थित रहता है। ये उनके मॉडल का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि नाभिक के चारों ओर जो है परमाणु चक्कर काटते रहते हैं। उस नाभिक के चारों ओर परमाणु अपने वृत्ताकार पथ पे रहते हैं और चक्कर काटते रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि जो नाभिक का आकार या नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन से बहुत छोटा होता है, यानी 10⁻⁻5 गुना छोटा होता है। इसे हम यूं समझे कि अगर आप क्रिकेट का मैदान जितना बड़ा परमाणु है तो उसका जो नाभिक है क्रिकेट के बॉल जितना छोटा होता है। अब चलते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल बता दिया, लेकिन क्या यह भी सही है? इसमें भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि रदरफोर्ड जब बताएं कि हम इसे चारों ओर नाभिक के परमाणु चक्कर काटते रहते हैं, तो अगर ये हमारा नाभिक है और इसके चारों ओर
जब चक्कर काटेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे, तो चक्कर काटने पर क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। और जब कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर है यहाँ पर और उसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और जब वो घूमेगा तो घूमते घूमते क्या होगा, उसका एनर्जी कम होते जाएगा, इस तरह से कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा। तो उस परमाणु की अपनी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, परमाणु ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमी था। तब नील्स बोर ने इस चीज को सही किया और अपना परमाणु का मॉडल दिया। तो नील्स बोर का परमाणु का मॉडल क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये बोर के जो मॉडल में हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी होने की संख्या निश्चित है। नाभिक के चारों ओर कक्षा निश्चित है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित है और जब ये निश्चित ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर काटते रहते हैं और जब तक वो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर काटेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगी नहीं। तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक फॉर्मूला है 2n², यानी पहले कक्षा के लिए 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 2 गुना 1 यानी 2। दूसरे कक्षा यानी L, पहला कक्षा को K नाम दिया, दूसरे कक्षा को L के लिए 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 4 बराबर 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या रहती है। तो बच्चों इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचना में हमारे 3 अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना मंतव्य दिया। सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना तरबूज मॉडल बताया, उसके बाद उनमें कुछ कमी थी तो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया और रदरफोर्ड ने फिर अपने प्रयोग के से नाभिक की खोज की और उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन फिर रदरफोर्ड में कमियां थी कि अगर चक्कर काटते हैं तो काटते काटते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा और इस तरह से परमाणु का मतलब स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस मॉडल की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में होते हैं उनमें से ऊर्जा निकलती नहीं है और इसी कक्षाओं को K11 के नाम दिया गया और प्रत्येक जो है हमारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। तो बच्चों मुझे आशा है कि इस पूरे वीडियो से आप परमाणु की संरचना के बारे में समझ गए होंगे और आप ये परमाणु की संरचना को समझने के बाद ही आप और परमाणु के बारे में आगे समझ सकेंगे। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।